वेक्टरों को जोड़ने के लिए ट्रायंगुलर लॉ का इस्तेमाल करेंगे। और वेक्टरों को जोड़ने की ट्रायंगुलर मेथड क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने दो वेक्टरों को जोड़ने के लिए पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो देख लें। देखिए, पैरेललोग्राम में जब दो वेक्टर को हम ऐड करते थे तो उसमें एक चीज़ ये होती थी कि जब दो वेक्टर टेल से टेल मिलाकर खींचे जाएं, जैसे सपोज कर लो एक वेक्टर ये ए है और दूसरा वेक्टर ये बी है। अगर दो वेक्टर आपस में टेल से टेल मिलाकर खींचे जाएं, ये एंगल इन दोनों के बीच का एंगल कहलाएगा। तो इस समय इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता था उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके लिए हम पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे, समांतर चतुर्भुज को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसका जो डायगोनल जो इन दोनों के इंटरसेक्ट पॉइंट से जाएगा, ये डायगोनल जो होता था वो इन दोनों का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करता था। यही हमारा इन दोनों का रिजल्टेंट होता था। आज हम लोग ट्रायंगुलर लॉ जो पढ़ेंगे, ट्रायंगुलर लॉ कब इस्तेमाल करेंगे, जब दो वेक्टर टेल से टेल ना जुड़े हों, बल्कि एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से जोड़ा जाए, तो उस समय हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे उसको आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगुलर लॉ के अंदर। इस लॉ में क्या होगा कि अगर वेक्टर ए को यहाँ से खींचा गया, ये वेक्टर ए है, अब इसके हेड से दूसरे वेक्टर का टेल मिलाते हुए इस तरह से खींचे, ये वेक्टर बी है और इन दोनों के जो बीच का एंगल है वो यहाँ शो किया जाएगा। ठीक, जब भी दो वेक्टर के टेल आपस में मिले हों, टेल से टेल मिल रहा हो, उस समय ये जो एंगल लेंगे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल इसको माना जाएगा। अगर दो वेक्टर के हेड आपस में मिल रहे हों तो उस समय इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो ये माना जाएगा। लेकिन जब एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल आपस में मिल रहा हो तो उस समय इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो ये नहीं होगा, ये एंगल नहीं होगा, बल्कि बाहर वाला एंगल लिया जाता है। इस बात को आप नोट कर लेंगे कि जब भी एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से मिलेगा तो उस समय इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो बाहर वाला माना जाता है। तो जब भी दो वेक्टर इस तरह से यूज हों कि एक वेक्टर का हेड दूसरे से टेल से मिलाकर खींचा जाए, तो उस केस में रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे उसके लिए हम लोगों ने पढ़ना है आज हम लोगों को ट्रायंगुलर लॉ। इसमें क्या होगा कि अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर इसके साथ थीटा एंगल पर है, लेकिन हेड से टेल मिलाकर खींचना है, तो ये हमारा मान लीजिए दूसरा वेक्टर हो गया बी वेक्टर, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो ये वाला होगा थीटा। तो सपोज कर लो ए और बी दो वेक्टर थीटा एंगल पर काम कर रहे हैं और उनको डायग्राम इस तरह से बनाया गया कि पहले वेक्टर को खींचे और उसके हेड से दूसरे को स्टार्ट किया गया यहाँ। अब अगर ये दोनों वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करें तो उस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड होगी जो ट्रायंगल को कंप्लीट करेगी, जिसको हम क्लोजिंग साइड भी कह सकते हैं, तो दो वेक्टर हमको इस तरह से दिए हुए थे कि उन दो वेक्टर से हम किसी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जबकि वो सेम ऑर्डर में ली गई हो। यानी ये कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में हुआ तो ये सेम ऑर्डर कहलाएगा। जो तीसरी क्लोजिंग साइड होगी अगर उसको ही खींचा जाए और लेकिन इसको अपोजिट ऑर्डर में लेना है। अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि ये वेक्टर ए है, यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से बी वेक्टर हम यहाँ पहुँचे और फिर यहाँ से ऐसे मिला दिया जाए, तो ये सेम ऑर्डर हो गया। ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, ये तीनों सेम ऑर्डर में है। ठीक, कोई वेक्टर खींचे यहाँ पहुँचे फिर यहाँ पहुँचे फिर यहाँ पहुँचे, तो ये सब सेम ऑर्डर है। तो अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में लिए जाएं और लेने के बाद ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करें तो जो तीसरी क्लोजिंग साइड होगी अगर वो अपोजिट ऑर्डर में ली जाए, तो अपोजिट ऑर्डर का मतलब हुआ कि ये ऐसे गया था और ये ऐसे, तो तीसरी साइड को इधर से खींचना है ऐसे। यानी ये अगर एंटी क्लॉक चल रहा था तो ये क्लॉक चलेगा। तो अपोजिट ऑर्डर में ली जाए तो ये जो तीसरी साइड होगी जो क्लोजिंग साइड है वो इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। यानी ये तीसरी साइड जो है इन दोनों का रिजल्ट है। ये ट्रायंगुलर लॉ की स्टेटमेंट होती है। तो हमने बताया कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा जो हमने बाहर बनाया। तो अगर ये दोनों वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हों तो जो तीसरी क्लोजिंग साइड होगी जब इसको अपोजिट ऑर्डर में लेंगे, ऐसे ले लेंगे, तो ये जो तीसरी साइड होगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगी, यानी ये आर वेक्टर हो गया। ठीक, वेक्टर फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल ए प्लस बी, यानी जो आर है वही ए प्लस बी का सम है। ये ट्रायंगल लॉ हो गया। इसकी स्टेटमेंट किस तरह से लिखी जाएगी, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर।
तो ये हमारा ट्रायंगल लॉ ये कहता है। अब बात आती है ट्रायंगल लॉ ये कहता है इस लॉ से हम किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। कभी भी दो, जैसे मान लीजिए दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स ये है, यहाँ से दूसरा फोर्स इस तरह काम किया, ये हमारा बाहर का एंगल हो गया इन दोनों के बीच का, तो इन दोनों का रिजल्ट कौन होगा, तो इस तरह से खींच दिया जाएगा, ये रिजल्ट हो गया। जरूरी नहीं बार बार डायग्राम ऐसे बनाया जाए, एक वेक्टर ये तक काम कर रहा है ए वेक्टर, फिर यहाँ से टेन मिलाते हैं दूसरा वेक्टर ये आ गया बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का रिजल्ट क्या होगा, तो ये तीसरी लाइन मिला दी जाए, लेकिन ऑर्डर अपोजिट होना चाहिए, ऐसे गया ये ऐसे गया, तो ऐसे नहीं आएगा, उल्टा चलेगा इस तरह से। तो ये जो तीसरी साइड आ गई यही इन दोनों का रिजल्ट हो गई। ये ट्रायंगल लॉ की स्टेटमेंट है। अब बात आती है ट्रायंगल लॉ में जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, यानी इसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं और ये किस डायरेक्शन में काम कर रहा है उस डायरेक्शन को निकालना है। तो इसके लिए जिस तरह से हम लोगों ने पैरेललोग्राम में किया था सेम वही काम करेंगे। तो देखिए आर का जो मैग्नीट्यूड है ये रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, इस वैल्यू को हम निकालने चाहते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम निकालना चाहते हैं। इसके लिए हमने क्या किया कि इस ट्रायंगल का पहले तो एक नाम रख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। ये एक ट्रायंगल बनकर तैयार हुआ। ये A वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड को A लिखेंगे, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड B लिखेंगे, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकालना चाहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि इस साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा जाए, ये एंगल हो गया 90 डिग्री। इसका एक नाम रख देते हैं PQ और यहाँ पर लिख दिया S, ये S हो गया। अब आपको सोचना है कि ये क्यों किया गया, क्योंकि हम ट्रायंगल के मेथड से हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इस R की वैल्यू चाहिए। अगर ये ट्रायंगल 90 एंगल बन जाए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इस हाइपोटेनस का रिजल्ट हम निकाल सकते हैं, अगर ये बेस और परपेंडिकुलर मालूम हो जाए। तो इस चीज को राइट एंगल बनाने के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा साइड को आगे बढ़ाया, यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दिया। अब बात आती है कि जब पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम आर को निकालेंगे तो उसके लिए जब भी ट्रायंगल लेंगे OSQ, इस ट्रायंगल को लेकर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उस फॉर्मूले को लगा के आर निकाल लेंगे। समस्या क्या आएगी कि जब आर निकालने के लिए जब राइट एंगल थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो उसमें हमें इसकी वैल्यू चाहिए QS, इस साइड की वैल्यू आपको नहीं पता। इसी तरह ये जो बेस है ये पूरा, उसमें सिर्फ इतनी वैल्यू हमको मालूम है, PS की वैल्यू नहीं मालूम है। तो सबसे पहले काम होगा इस PS और QS की वैल्यू निकाली जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल PQS, छोटा ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल QSP और इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू निकाली जाए और एक बार कॉस थीटा की वैल्यू निकाली जाए। इस ट्रायंगल में जब हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी QS अपॉन PQ, ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू QS की वैल्यू हमको नहीं मालूम है और जो PQ है ये एक्चुअल में B वेक्टर है, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड B लिखा जाएगा। तो यहाँ से आपको QS की वैल्यू मिल गई B साइन थीटा, ये हमको QS की वैल्यू मालूम हुई जिसका हमें आगे यूज करना है। फिर इसी ट्रायंगल के अंदर दोबारा लेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इसको तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी PS अपॉन PQ, अगेन वही काम करेंगे, PS की वैल्यू नहीं मालूम और PQ है हमारा B वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी B, तो PS इक्वल टू हो गया B कॉस थीटा। तो इस तरह से हमने PS और QS दोनों की वैल्यू पता कर ली। अब हम पूरा ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल OSQ। अभी पूरा ट्रायंगल हमने ले लिया OSQ और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर लेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी OQ स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस OS स्क्वायर। चलिए वैल्यू लगाते हैं। OQ क्या है, OQ का वैल्यू है आर्क वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी R। QS की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, B साइन थीटा, वो यहाँ पुट कर दी जाए, B साइन थीटा इसका स्क्वायर प्लस जो OS है, OS को दो पार्ट में लिखेंगे OP प्लस PS, जिसमें से OP की वैल्यू हमको मालूम है A और PS की वैल्यू हमको मालूम है B cos थीटा। ये हो गया A प्लस B cos थीटा इसका होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लें, ये हो गया B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर A प्लस B का होल स्क्वायर फॉर्म लगाएंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा।
ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल, देखिए ये ए स्क्वायर है और प्लस बी स्क्वायर वाले टर्म दो हमारे पास हैं, एक ये है एक ये है। इन दोनों में से अगर हम बी स्क्वायर को कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ये टर्म हमारा 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के मिलके 1 हो जाता है। ये हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस ये टर्म हमारा बचा है 2ab कॉस थीटा। तो ये हमको आर की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मिल गया। अब चाहे तो इसको सिर्फ आर लिख लें तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको पता हो, उनके बीच का एंगल पता हो, तो हम इस फार्मूले को लगा के उन दोनों वेक्टरों का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड पता कर लेंगे। ये हमारे पास फार्मूला आ गया, इसी की हम लोगों ने प्रूविंग करनी थी, फार्मूला पता था। अब बात आती है कि जो मैग्नीट्यूड है ये किस डायरेक्शन में काम करेगा, हम इसकी डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं। तो लेट कर लीजिए, सपोज कर लीजिए कि जो रिजल्टेंट है ये वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। अगर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो इस एंगल को कैसे निकाला जाए, तो इस एंगल को निकालने का जो फार्मूला होता है डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो आर वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोगों ने रिलेट कर लिया कि ए के साथ ये एंगल अल्फा है, तो इस एंगल को निकालने का फार्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, इस फार्मूले को भी हम यहीं से निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए कहाँ से आया फार्मूला। इस फार्मूले के लिए ये जब इसी ट्रायंगल को आप दोबारा लेंगे क्यू ओ एस क्यू, ट्रायंगल ओ एस क्यू, इस ट्रायंगल को लिया जाए और हमको इस बार ये एंगल चाहिए, तो हम यहाँ पे लेंगे tan थीटा, tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर क्यू एस और ये पूरा बेस ओ एस, तो क्यू एस अपॉन ओ एस। तो ये tan अल्फा की वैल्यू मिली। क्यू एस की वैल्यू में हम लोगों ने निकाली थी बी साइन थीटा और जो ओ एस है यहाँ तक ये दो पार्ट में है, ओ पी प्लस पी एस। ओ पी की वैल्यू है ए और पी एस की वैल्यू है बी कॉस थीटा, हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आ गया। यानी कुल मिला के हमने देखा कि अगर दो वेक्टर किसी एंगल पर काम कर रहे हों, उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम हो और उनके बीच का एंगल मालूम हो, तो उन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो हमको रिजल्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो पता जाएगा कि वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कितने एंगल पर काम कर रहा है। तो ये हमारा ट्रायंगुलर लॉ कंप्लीट हो गया। ठीक है।